नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की जो सीरीज लेकर के चल रहे थे, जिसमें हमने 2011 टू 2020 तक आए हुए शेखावटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे, उस सीरीज का आज लास्ट लेक्चर है और कल से हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम फर्स्ट यूनिट टू फिफ्थ यूनिट पर चलेंगे और उसमें जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो भी हमारे 2011 टू 2020 तक राजस्थान एंड शेखावाटी यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर फिफ्थ यूनिट का है और फिफ्थ यूनिट में कैटेनरी टॉपिक है। उस टॉपिक से हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चंस बन जाता है। तो आज हम कैटेनरी टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं शेखावाटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वो क्वेश्चन हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी 20 में पूछा गया है। क्वेश्चन है एक साधारण कैटेनरी। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास में फॉर्मूले होंगे। फॉर्मूलों की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, बट फिर भी कोशिश की जाएगी उन्हें एक्सप्लेन। हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी के साथ जो जो फॉर्मूले हमारे यूज में आएंगे उन्हें हम बॉक्स में पैक करते जाएंगे। उन्हें आप अलग से याद कर लेना ताकि हम क्वेश्चन को इजी वे में कर पाए। ओके, तो जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें जो जो डाटा हमें यूजफुल होंगे या जो हमें याद रखने वाले हैं वो हम उसी क्वेश्चन के साथ आपको बता देंगे अलग से। अब यहाँ हमें दिया हुआ है एक साधारण कैटेनरी। देखो, कैटेनरी सबसे पहले बात करें हम, कैटेनरी होती क्या है। कैटेनरी हमने कोई दो फिक्स पॉइंट लिए और उनके बीच में हमने क्या किया, कोई जंजीर तार इस टाइप की हमने एक दो सिरों के बीच में इसको हम लटका दे, तो वो जो शेप बनती है वो होती है कैटेनरी। इसका सबसे अच्छा और सिंपल एग्जांपल है, आपने बिजली के पोल्स देखे होंगे और बिजली के पोल्स के बीच में जो तार जाते हैं वो तार क्या बनाते हैं, कैटेनरी बनाते हैं। या हम बात करें जब हम कपड़े सुखाते हैं तो जो तार होता है जिसको हम बांधते हैं वो एक जो झोल के टाइप से होता है, वो भी हमारा क्या होता है कि कैटेनरी होता है। यदि उसे थोड़ा सा हम राउंड कर दें, बिल्कुल टाइट है तो वो कैटेनरी होगा, वो बंधा हुआ होगा। कैटेनरी में थोड़ा सा झोल होना चाहिए। तो यदि हम किन्हीं दो फिक्स पॉइंट के बीच में कोई जंजीर है, तार है जो हम लटका दें, जिसमें मतलब लड़कपन हो, ऐसी चीज, डोरी है, डोरी भी कैटेनरी बनाएगी हमारी, तो ये हमारे पास में क्या हो गई, एक कैटेनरी होती है। अब हम बात करें साधारण कैटेनरी। अब देखो, कोई जंजीर है, यदि जंजीर की जो मोटाई, भार है वो एक समान हो, यहां से लेकर यहां तक एक समान हो, तो वो कैटेनरी जो बनाएगी वो कैटेनरी कहलाती है साधारण कैटेनरी। इसी को हम दूसरे वर्ड में क्या बोले, ऐसी जंजीर जिसके एकांक क्षेत्रफल का भार समान हो या मास इक्वल हो, एकांक क्षेत्रफल का मास इक्वल हो, और वो वही कंडीशन है कि स्टार्ट से लेकर लास्ट तक उसकी जो मोटाई है, भार है, वो समान हो, तो वो कहलाती है हमारी साधारण कैटेनरी। ओके, दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट के बीच में हमने किसी जंजीर, तार, इनको लटकाने पर जो शेप बन रही है उसका एक झोल होता है, उसे हम साधारण कैटेनरी बोलते हैं। और ये जो साधारण कैटेनरी है इसका जो निम्नतम झुकाव होता है उसे हम सी पॉइंट बोलते हैं। इसका कोई पॉइंट ए मान लिया तो ये यहां से यहां तक ये कर्व है, तो कर्व को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके ऊपर कोई एंगल होता है, वो एंगल इस बेस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम साई बोलते हैं। और इसे यदि हम आगे बढ़ा दें तो ये जो एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन है, ये यहां से यहां तक, इसकी डिस्टेंस को हम एक्स बोलते हैं। ये साई हो गया, ये एस हो गया,
और ये जो होती है ऑर्डर या कोटि, इसे हम वाई बोलते हैं, इसे हम वाई बोलते हैं। और ये जो क्षैतिज है, क्षैतिज से इसका जो झोल है, इसकी हाइट को मोस्टली हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैटेनरी है, इसके सिंपल से कुछ वर्ड्स है जिनका हम यूज करेंगे, और भी आएंगे जिन्हें हम क्वेश्चंस के साथ साथ इंक्लूड करते जाएंगे। ये इसका झोल होता है निम्नतम सिरा, जिसका क्षैतिज से ऊंचाई हम मोस्टली स्मॉल सी लेते हैं, और इसे भी हम मोस्टली सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जब तक कि हमारे पास में कोई दूसरे पॉइंट स्पेशल सी नहीं बताता। ये कर्व के ऊपर हम इसे एस से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एस। ये जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम साई लेते हैं, इसकी हाइट वाई एक्स के पैरेलल है तो हम वाई लेते हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस के अंदर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक साधारण कैटेनरी दी हुई है एल लंबाई की। ओके, यहां से यहां तक की जो ये लंबाई होगी, इस लंबाई को बोलते हैं हम एल। कैटेनरी ये तार होगा तो इसकी लंबाई दी हुई है हमें एल। के भाग के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के, ये जो इसके जो भाग है उन पे ये जो स्पर्श रेखा है, ये जैसे ए पॉइंट पर स्पर्श रेखा हुई, इन्हें बताएंगे हम क्षैतिज से झुकाव। ये जो झुकाव यहाँ साई है, यहाँ अल्फा और बीटा दिया हुआ है। यदि दोनों सिरे कैटेनरी के शीर्ष, ओके, इस पॉइंट को बोलते हैं हम कैटेनरी का शीर्ष। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जहां झुकाव निम्नतम हो उसे बोलेंगे कैटेनरी का शीर्ष या वर्टेक्स। कि एक ही ओर हो, मतलब इस शीर्ष के एक ही तरफ है, या तो इस शीर्ष के दाईं तरफ है या फिर इस शीर्ष के बाईं तरफ है। ऐसा नहीं कि एक दाईं हो एक बाईं हो। तो ये एक ही ओर हमें दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि एक सिरे की दूसरे सिरे से ऊंचाई ये होगी। इसका मतलब इसके दो सिरे हैं। तो ये तो था हमारा जनरल कुछ सिंपल सा। अब जो क्वेश्चंस के अंदर जिस कैटेनरी की बात की जा रही है वो कैटेनरी हम ड्रॉ करते हैं और फिर इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक एक्स अक्ष ड्रॉ की, हमने एक वाई अक्ष ड्रॉ की। ओके, अब ये कह रहा है कि इसके दो सिरे हैं जो कि कैटेनरी के शीर्ष के एक ही तरफ है। तो हमने एक ही तरफ एक कैटेनरी बना दी। इसके दोनों सिरे हैं कैटेनरी के जो इस शीर्ष के एक ही तरफ है। अब हमें जब भी वैल्यू चाहिए तो हमें शीर्ष की रिक्वायरमेंट होती है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो शीर्ष है वो शीर्ष कहां होगा। तो हमने क्या किया, इसको हमने आगे बढ़ा दिया। जैसे ये शेप आ रही थी उसी शेप के ऊपर हमने इसको आगे बढ़ाया ताकि हमें शीर्ष मिल जाए, ताकि हमें क्या मिल जाए, शीर्ष। ओके, शीर्ष मिल गया हमें, शीर्ष को हम सी बोलते हैं। अब ये जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स को हमने ए और बी पॉइंट्स बोल दिया। अब ये यहां तक कि एक कैटेनरी है, कैटेनरी के एक पार्ट की बात कर रहा है। कैटेनरी तो टोटल होगी, ये टोटल की बात न करके केवल क्या कह रहा है कि आप इस कैटेनरी के केवल उस पार्ट की बात करो जिसके दोनों सिरे इसके शीर्ष के एक ही तरफ हो। तो हमने क्या किया, इतनी कैटेनरी में से केवल ये पार्ट लिया जो इस शीर्ष के दाईं तरफ है। ओके, साधारण कैटेनरी है और साधारण कैटेनरी के एल लंबाई के एक भाग। इसका मतलब ये भी इसमें दिया हुआ है कि आपने ये जो कैटेनरी ली है इसकी जो लेंथ है वो क्या है, हमारी एल लेंथ है। ओके, क्लियर है। इस कैटेनरी को जो हमने लिया उसकी लेंथ क्या है, हमारे पास स्मॉल एल है। और ये क्लियरली अभी हमने देखा था साधारण कैटेनरी में कि इसका जो झोल होता है, झोल से इसका जो सिरा होता है वो कर्व के ऊपर होता है और उसको हम एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, एस। मतलब इसके निम्नतम सिरे से इस शीर्ष की जो डिस्टेंस होगी इस कर्व पे वो हमने क्या मान ली, एस मान ली।
ये हमारे पास में L आ गया। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद में क्या कह रहा है ये कि आपने ये A और B जो सिरे लिए हैं ना, ये इनकी जो सिरों के पर जो स्पर्श रेखा आप ड्रॉ करोगे, तो हमने क्या किया, हमने B और A सिरे पर स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की। तो B सिरे पे हमने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ की, ये कर दी, और A सिरा है, इसके ऊपर जैसे हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे तो वो यहां कहीं जाके हमारा X अक्ष पे जाके मिलेगा। अब ये कह रहा है कि आपने ये जो आपने ड्रॉ किया है, वो जो एंगल बना रहे हैं, वो एंगल क्या है हमारे पास में, अल्फा और बीटा एंगल है। तो क्या है एंगल हमारा, अल्फा और बीटा एंगल है। तो हमने क्या किया, इस एंगल को हमने बीटा बोल दिया और इस एंगल को हमने अल्फा मान लिया। ठीक है, दो शीर्ष है, स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की हमने, ये हमारा क्षैतिज कहलाता है, हॉरिजॉन्टल। ओके, ये क्षैतिज, ये हमारा ऊर्ध्वाधर कहलाता है, वर्टिकल। दो सिरे हैं, स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की गई, क्षैतिज के साथ एंगल बना रहे हैं। अब ये क्लियरली नहीं कौन सा है, तो हमने हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग बी वाले को बीटा दे दिया, ए वाले को हमने अल्फा दे दिया। अब आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों सिरे कैटेनरी के शीर्ष की एक ही ओर है, बना दिया हमने, तो सिद्ध कीजिए कि एक सिरे की दूसरे सिरे से ऊंचाई। ओके, हमें ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई के लिए हमने क्या किया, यहां से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला और यहां से भी हमने एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, हमने दो परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल दिए। तो ये जो दो परपेंडिकुलर है, इसको हमने y1 नाम दे दिया और इसे को हमने y2 नाम दे दिया। अब हमें क्या कह रहा है, इन सिरों की ऊंचाई पूछे, इसका मतलब हमारे पास में क्या वैल्यू पूछा है उसने, इतनी वैल्यू पूछी है। कितनी वैल्यू, ये वैल्यू पूछी है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, इस टोटल में से इसको माइनस कर दे तो y2 माइनस y1। इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया है, y2 माइनस y1 का मान पूछा गया है। तो ये y2 और y1 का मान हमारा क्या होना चाहिए, ये मान हमारा ये होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास में इतने हमारे पास में डाटा आ गए। अब इसका जो है हमारे पास में जो फॉर्मूले काम में आएंगे, वो फॉर्मूला हमें y में है। तो y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा। ओके, हमें इतनी कैटेनरी की रिक्वायरमेंट है तो इतना हमने रहने दिया। y का फॉर्मूला होता है c sec psi। ओके, इसे हमने बॉक्स में पैक किया, मतलब आपको याद रखना है y, ये y हमारी ऊंचाई है, c यहां से यहां तक की हम ऊंचाई लेते हैं। साई क्या होता है, एंगल होता है। साई क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण। तो पहले हम इस ए सिरे के लिए ले, तो ए सिरे पर y का मान क्या है, ए सिरे पे y का मान हमारा y1 है। तो y1 इक्वल्स टू c, तो सभी में कॉमन रहने वाला है, तो ये बनेगा हमारे पास में c sec। साई का मान क्या है, ए सिरे पर स्पर्श रेखा खींची, कितना कोण बढ़ाया, अल्फा, तो c sec अल्फा। ऐसे ही हम किसकी बात करें, बी बिंदु पर, तो बी बिंदु पर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी बी सिरे पर और y का मान y2 है, c हमारा फिक्स रहेगा। और ये जो एंगल बनाया इसने, ये बनाया इसने बीटा एंगल, sec बीटा। हमें मान किसका चाहिए, हमें y2 माइनस y1 का मान चाहिए। तो हमने क्या किया, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया, इसको हमने इक्वेशन सेकंड दिया। और जैसे हम फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को हम माइनस करेंगे, तो y2 माइनस y1 का मान आएगा हमारा c, दोनों में कॉमन है। और यहां से वैल्यू बनी हमारी sec बीटा माइनस sec अल्फा। इसे दे देंगे हम इक्वेशन थर्ड। ओके, ये हमारे पास ऊंचाई आई।
जबकि हमें ऊंचाई इसमें प्रूव करवा रहा है। तो ये प्रूव करने के लिए हम इसका दूसरा फॉर्मूला और यूज में करेंगे। कौन सा? अब हमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है, हमें जो कर्व है उस कर्व की लंबाई दी हुई है और एंगल दिए हुए हैं। तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा? इसके लिए होगा S इक्वल्स टू सी टेन साई। ये हमने दूसरा फॉर्मूला लिया, इसको बॉक्स में पैक किया। याद रखना है y ऊंचाई के लिए एंगल है, s इसके कर्व का मान और ये एंगल है हमारे पास में। तो a सिरे पर क्या बनेगा? a सिरे पर देखो कर्व का मान कितना है और कर्व का मान हम कहां से नापेंगे वो भी ध्यान में रखना है। इसके निम्नतम बिंदु से, मतलब शीर्ष से एक की दूरी S होगा हमारा। तो ये बना S इक्वल्स टू सी टेन और साई क्या है हमारे पास में? अल्फा। और B बिंदु पर, B सिरे पर S इक्वल्स टू, अब देखो B सिरे पर S थोड़ी ना है B के ऊपर, इसका मान कितना है? यहां से यहां A है और यहां से यहां तक L है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? S प्लस L। कितनी होगी? S प्लस L इक्वल्स टू C। तो सभी में फिक्स रहेगा 10। अब ये जो B सिरा है, B सिरा कितना एंगल बना रहा है? B सिरा बना रहा है हमारा बीटा एंगल। तो ये बना हमारा बीटा। अब इसको दिया हमने इक्वेशन 4, इसको दिया हमने 5 और हमें मान किसका चाहिए? हमें C का मान चाहिए ताकि हम वहां पुट करें। C का मान निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने 5 में से 4 को माइनस कर दिया। हमने क्या किया? 5 माइनस 4, इससे जैसे हमने माइनस किया S से S कैंसिल हो गया, यहां बचा L, इधर बचा C, कॉमन लेंगे हम तो ये बनेगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। और यहां इसे दे दे हम इक्वेशन नंबर 6। अब यहां से हम C का मान निकाल करके समीकरण 3 में रखें तो y2 माइनस y1 का मान क्या आएगा हमारे पास? C का मान है L अपॉन में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इनटू, ऊपर है हमारे पास में, यहां हम C का मान निकाल लिया L अपॉन में ये, और इनटू में है सेक बीटा माइनस सेक अल्फा इक्वल्स टू, जैसे हम इसे सॉल्व करें, इसको हम साइन और कोस में दिया हुआ है तो साइन और कोस में हमने चेंज कर दिया। ऊपर बचा हमारे पास 1 अपॉन में कोस बीटा माइनस 1 अपॉन में कोस अल्फा अपॉन में नीचे बचा हमारे पास साइन बीटा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा L, ऊपर बनेगा कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, और जो नीचे बना देखो एलसीएम कोस अल्फा कोस बीटा आएगा, नीचे भी कोस अल्फा कोस बीटा से कैंसिल होगा तो नीचे क्या बचा? कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब ये भी हमें नहीं दिया हुआ, हमें एंगल्स का हाफ दिया हुआ है तो हमने हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये बना L कोस C माइनस कोस D का फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो हमारे पास में बनेगा, यहां माइनस आ रहा है तो साइन में आएंगे तो L 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ओके, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सभी जानते हैं, हम पढ़ के आए हैं। यहां से हम अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये बना हमारे पास में साइन
बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। ओके, ये हमारे पास में एंगल बन गया। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इससे हम इसका भी हाफ पार्ट निकाल लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास में वैल्यू बनेगा हमारे पास में इक्वल्स टू, ये हमारे पास में L 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन में इसका भी हम फॉर्मूला लगाएं तो ये बनेगा 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कोस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ओके, अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आई L साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन में कोस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ओके, ये हमारे पास में इसकी हाइट आ गई। अब यहाँ कोस अल्फा माइनस बीटा है तो हम जानते हैं क्या कि कोस माइनस थीटा का मान कोस थीटा होता है, तो हमने माइनस कॉमन लिया तो ये बना L साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और ये आ गई हमारे जो शीर्ष हैं वो एक दूसरे से इस ऊंचाई के ऊपर होंगे और यही हमें क्या करना था, इसमें वेरीफाई करना था। तो ये था हमारा शेखावाटी यूनिवर्सिटी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसमें जो फॉर्मूले डाटा होंगे वो हम उस क्वेश्चन के साथ ही समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शेखावाटी यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी में 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रदर्शित कीजिए कि एक अंतहीन जंजीर, ओके, एक ऐसी जंजीर जिसका अंत ही नहीं हो। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा जब वो एक सर्किल जैसी हो। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई जंजीर बनी है और उसका एक सिरा है दूसरा सिरा है ही नहीं, इन्फिनिटी पे हो, वो तो पॉसिबल है नहीं। बट यदि हम कोई एक जंजीर लें जो एक सर्किल के जैसी हो तो वहां पर भी हम उसका एक अंतिम सिरा नहीं बता सकते क्योंकि उसका स्टार्टिंग और एंड सिरा दोनों एक ही होते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है, एक वर्ताकार जंजीर की बात कर रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारी जंजीर लेके आए और वो इन्फिनिटी होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कि त्रिज्या a है और यहाँ हमें रेडियस भी दे दी, दैट मींस पता चल गया कि ये कैसी है, सर्किल है। कि एक वर्ताकार घिरनी के ऊपर, ओके, ये जंजीर भी कैसी है, एक वर्ताकार घिरनी के ऊपर 2/3 परिधि, परिधि मतलब सर्क्यूम्फेरेंस से संपर्क में है तो उसकी लंबाई ये होगी। ओके, हमें जो जंजीर दी हुई है उस जंजीर की हमें जो लंबाई है वो लंबाई हमें ये प्रूव करना है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम समझते हैं। हमें क्या किया, एक वर्ताकार एक घिरनी ली, तो हमने ये एक वर्ताकार घिरनी ले ली। ओके, ये कोई एक वर्ताकार घिरनी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने जो वर्ताकार घिरनी ली है उस वर्ताकार घिरनी के 2/3 पार्ट के ऊपर क्या है, एक जंजीर। अब इसके ऊपर आपने क्या किया, एक जंजीर को लिया। जैसे जो साइकिल होती है, साइकिल को हम देखते हैं उसकी जो चेन होती है उसके दो होते हैं, एक बड़ा वाला एक आगे जाके छोटा वाला। तो जैसे जो बड़ा वाला है उसके ऊपर हम उस चेन को लगाएं और फिर उस चेन को हम लटका दें, तो उस टाइप की ये हमारे पास में है। वो चेन लंबी होती, यहाँ इतनी ज्यादा हमारे पास में है नहीं। ये कह रहा है कि अब ये जो घिरनी है, इस घिरनी के ऊपर आपने जंजीर लटकाया तो इसके 2/3 पार्ट को तो ये कवर कर रही है। तो मान लिया हमने कि ये वो पॉइंट है जिनसे ऊपर का पार्ट 2/3 है और ये 1/3। इस जो वर्ताकार घिरनी है इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो ये जो ऊपर वाला है ये तो हमारा 2/3, नीचे वाला हमारा 1/3। इसको हमने नाम दे दिया, ये दिया हमने ए नाम, फिर इसको दिया हमने बी नाम, ऊपर वाले किसी पॉइंट को दे दिया हमने, नीचे वाले को हम सी दे दें क्योंकि नीचे वाले को हम सी देते हैं मोस्टली,
और ऊपर वाले को हमने डी दे दिया। ओके, अब ये तो बन गई हमारी एक घिरनी। अब क्या कह रहा है कि ये जो अंतहीन जंजीर है ये इसके ऊपर हमने लटका दिया, तो यहां तक तो ये संपर्क में है, यहां तक तो संपर्क में है। उसके बाद ये नीचे लटक रही है, तो उसके बाद जो जंजीर का जो पार्ट हमारा नीचे लटक रहा है वो हमारा एक कैटेनरी जैसा बना रहा है। ओके, तो ये इस प्रकार से नीचे झुकी हुई है, जो कि क्या बना रहा है, एक कैटेनरी का पार्ट बना रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, एक जंजीर है अंतहीन, उसको हमने इसके ऊपर लटका दिया, यहां तक तो ये इसके ऊपर आई, यहां तक तो ये इसके ऊपर ही है, और ये दो जो सिरे हैं ए और बी, इन सिरे के ऊपर क्या किया इसने, ऐसे झुकाव आ गया। तो ये हो गई हमारी कैटेनरी ए बी। इसको हम मिला दें ए बी पॉइंट को, ये हमारी कैटेनरी बन गई। ये इसका हमारा शीर्ष हो गया, ये सी इसको मान लिया हमने, तो इसे हम सी डैश बोल देंगे, और इसके ऊपर हमने लंब डाल दिया, और ये मान लिया इस घिरनी का सेंटर पॉइंट ओ। ये हमने इस घिरनी का सेंटर पॉइंट ओ मान लिया। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, इसमें काफी कुछ वैल्यूज है जो हमें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये इसका डायग्राम समझना ही एक तरह से कॉम्प्लिकेट सा होता है। बुक में यदि हम समझेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा क्या वैल्यू, एंगल कैसे निकाल रहा है, कैसे वो वैल्यू को पुट अप कर रहा है। तो इसको अच्छे से समझे। ये हमारे पास में इसका सेंटर है। अब हमने क्या किया, इस सेंटर पॉइंट को हमने इसके जो दो सिरे हैं, इन सिरे से हमने इसको मिला दिया। ओके, इतना हमने कर दिया। अब हमने क्या किया, एक क्षैतिज ली। देखो हमें एंगल्स चाहिए, एंगल्स के लिए हमें क्या करना होगा, एंगल्स के लिए हमें स्पर्श रेखा ड्रॉ होनी चाहिए। तो हमने एक क्षैतिज लिया, और यहां से हमने इस बी सिरे से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ की। ओके, यदि ये रूल होता है कैटेनरी में कि कैटेनरी के शीर्ष से समान ऊंचाई के ऊपर स्थित बिंदु क्षैतिज के साथ समान कोण बनाएंगे, और उनकी जो डिस्टेंस है ये सी, ये डिस्टेंस भी इनकी क्या होगी, इक्वल होती है। तो यहां हमने एंगल लिया, और वो एंगल हमने क्या मान लिया, वो एंगल हमने साई मान लिया कि जो बी सिरा है वो एंगल साई बना रहा है, तो ए सिरा भी एंगल कितना बनाएगा, साई ही बनाएगा। और ये जो है ये एक्स अक्ष के ऊपर है, तो इसको हमने, ये ओ है, इसको हमने ओ डैश नाम दे दिया, और ओ डैश से बी की जो डिस्टेंस है उसे हमने एक्स बोल दिया, उसे हमने एक्स बोल दिया। अब ये स्पर्श रेखा है, देखो ये स्पर्श रेखा इस घिरनी के ऊपर भी है और इस सर्किल के ऊपर भी है। ये जो स्पर्श रेखा हमने बी सिरा लिया, ये बी सिरा इस घिरनी पर भी है और इस कैटेनरी के ऊपर भी है, जंजीर के ऊपर। तो ये इस सर्किल के ऊपर है, और हम जानते हैं कि सर्किल के ऊपर स्पर्श रेखा हम ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 का एंगल बनाती है। इसका मतलब इसकी रेडियस क्या है, ये इसकी रेडियस है। हमने क्या किया, हमें ये एंगल चाहिए, हमें इस एंगल का मान चाहिए, तो इसे हम बाद में बता देंगे कि क्या होगा इसका मान। इसका हमें मान चाहिए, तो हमने इसके पैरेलल ये जो ए बी लाइन है, इस लाइन को हमने आगे तक ड्रॉ किया। अब ये जो है हमारे पास में ये स्पर्श रेखा है, ये इसकी रेडियस है, तो इसके ऊपर ये क्या होगा, 90 का एंगल होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 का एंगल बनाती है। अब हमारे पास ये 90 आ गया, तो इसका मान ये हम निकाल लें। इसके लिए हमें ये एंगल और चाहिए। अब ये एंगल निकालने के लिए हमें क्या प्रॉपर्टी यूज में लेंगे, हम ये जो ACB कर्व है, ACB कर्व ये कितना है, इसका 1/3 है, क्योंकि ये ADB 2/3 पार्ट है, तो ये बचा हुआ इसका कितना पार्ट होगा,
1/3 होगा। तो हम इस चाप की बात करें, देखो चाप का फॉर्मूला हम जानते हैं। चाप क्या होता है? चाप होता है त्रिज्या इंटू कोण। क्या होता है? त्रिज्या इंटू कोण। चाप को हम अर्क बोलते हैं, त्रिज्या हमारी रेडियस, कोण हमारा एंगल। तो अर्क इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल से हम इसका मान निकालें तो हमारे पास देखो ACB, इसकी रेडियस हमें दी हुई है, कितनी है? A। तो ये रेडियस हमारे पास में A है। तो ये जो चाप है, इस चाप का मान कितना होगा? हमें 1/3 दिया हुआ है। तो चाप है हमारे पास में 1/3 इंटू किसका? इस टोटल का। तो टोटल तो क्या है? इसकी परिधि तो है, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πa। क्या होगा? 2πa, 2πr से r इसकी a है, इक्वल्स टू इसकी रेडियस क्या है? a इंटू इसका कोण एंगल। तो यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल है कोण। कोण का मान क्या आ गया हमारे पास? 2π में हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसका मतलब ये यहां से यहां तक जो एंगल है वो 120 है, और ये इसका क्या है? सेंटर है। और ये भी हम जानते हैं कि सेंटर से यदि कोई हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जीवा को 2 पार्टों में डिवाइड करता है बराबर। तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा? इसका हाफ होगा। तो ये 120 टोटल है, तो हाफ कितना हुआ हमारा? 60 डिग्री। और ये इसके ऊपर लंब है, ये इसके ऊपर लंब है, तो ये लंब 90, ये 60, तो ये एंगल हमारा कितना हुआ? ये इतना एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये हमारा 30, ये 90, और ये देखो एक टोटल ये कि लाइन ही तो है, और हम जानते हैं कि एक लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180 का एंगल बनाती है। तो 180 में हमने 90 और 30 कितने हुए? 120। तो 180 में हम 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये केवल इतना एंगल जो है, ये एंगल कितना आ जाएगा हमारा? 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 60 डिग्री आ जाएगा। और ये एक लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल 60 का है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा? 60 डिग्री का। ओके, तो सबसे मेन बात इसमें ये जो एंगल निकालना है ये काफी कॉम्प्लिकेट सा रहता है, तो इसको अच्छे से समझाया है। आशा है कि आपको एंगल निकालना आ गया होगा। तो ये एंगल हमारा 60 आ गया। अब हमें क्या पूछा है इसने पूछा है कि ये जो कैटेनरी है इसकी लंबाई कितनी होगी, इस जंजीर की पूछा है। ओके, तो हम इस कैटेनरी की निकाल लेंगे, और कैटेनरी की निकाल के यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी उसमें हम ऐड कर देंगे। तो इस जंजीर की जो लंबाई होगी वो हम यहां से यहां तक की लंबाई निकालें और यहां से यहां तक की लंबाई निकालें, दोनों को हम ऐड कर दें। तो ADB की लंबाई कितनी होगी? तो जंजीर ADB की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये देखो, ये ADB क्या है? इस सर्किल का 2/3 पार्ट है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? जितनी इस सर्किल की लंबाई है, क्योंकि इसके ऊपर है, तो सर्किल की ये जो लंबाई होगी, ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई होगी हमारी इस 2πr का 2/3 पार्ट। 2/3 इंटू 2πa इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 4πa/3। ओके, हमारे पास इस यहां से यहां तक की जो जंजीर है इसकी तो लंबाई आ गई। अब हमें इसका मान और चाहिए। यदि हम इस C' B का मान निकाल लेते हैं तो C' B और C' A इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों एक ही ऊंचाई पर स्थित है इसलिए। तो हम C' B का मान निकालें, तो C' B का मान निकालने के लिए हमने क्या कहा? इस कर्व को हमने S बोल दिया, और यदि हम इस S का मान निकाल लेते हैं तो उसको 2 से मल्टीपल करेंगे और इसका मान हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहां से हम जानते हैं S में और साई में रिलेशन अभी हमने बॉक्स में पे किया था, क्या था? S इक्वल्स टू C tan साई
S इक्वल्स टू सी टेन साई। यहां से हम ये जो फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमें ए सी डैश बी है इसकी लंबाई चाहिए। तो जंजीर ए सी डैश बी की लंबाई बराबर 2s और बराबर s इक्वल्स टू सी टेन साई से ये बन जाएगा 2c टेन साई, 2c टेन साई। और यहां साई का मान हमारा 60 है तो ये बनेगा हमारे पास में 2c टेन 60 डिग्री और टेन 60 डिग्री का मान होगा 2√3c। ओके, ये हमारे पास में इस जंजीर की लंबाई आ गई, जबकि हमें यहाँ ऐसी वैल्यू है, इसका मतलब हमें c का मान भी पूछा है। तो अब हमें किसका मान निकालना है? अब हमें इस c का मान निकालना है। तो c का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? c का मान निकालने के लिए हमने यहाँ ये जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज के अंदर जो हमें चाहिए केवल उसी की हम बात कर रहे हैं। यहां हमारे पास में x है, ये o डैश और ये b है। तो ये जो y के अंदर देखो, s में ये रिलेशन, y में क्या होगा? c sec psi। ओके, y में क्या रिलेशन? c sec psi। ऐसे ही x में भी रिलेशन होता है। x में क्या रिलेशन होगा? c log sec psi प्लस tan psi। ओके, बॉक्स में पेट, इसका मतलब ये हमारा अनोदर फॉर्मूला, इसे भी हमें याद रखना है। तो x का फॉर्मूला c log sec psi प्लस tan psi, s का फॉर्मूला c tan psi, y का c sec psi। ये तीन फॉर्मूले हमारे सामने आ गए। अब यहाँ इस x का मान यदि हमारे पास हो और psi का मान हमारे पास है तो c का मान हम निकाल लेंगे और वो यहाँ रख देंगे। तो ये जो x है, इस x का मान निकालने के लिए हमने क्या किया? ये इसकी रेडियस है तो ये हमें पता है, इसका मान भी a होगा। ये एंगल हमें पता है तो हम इसका मान निकाल लेंगे। तो त्रिभुज o डैश b के अंदर हमारे पास कर्ण पता है, लंब हमें पता है, लंब का मान हमें निकालना है थीटा के सामने। तो यहां से हमारे पास में लंब का मान निकालते हैं तो किस में आता है? साइन में आएगा। तो ये बनेगा हमारे पास में a साइन 60। ओके, हमारे पास इसका मान कितना आ गया? हमारे पास a साइन 60। हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटाकर। तो लंब हमारे पास में है o डैश b अपॉन में कर्ण क्या है इसका? OB। OB का मान a है, थीटा हमारा 60 है तो ये आ गया। और साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? √3a/2। ये तो आया हमारे पास में x का मान। तो अब यहां हम लें तो x इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? c log sec psi प्लस tan psi। अब यहां हम x का मान तो रख दे √3a/2। c का मान हमारा c है log और sec psi मतलब sec 60 और sec 60 का मान क्या होगा हमारा? 2 sec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इक्वल्स टू c log sec 60 की वैल्यू होगी हमारी 2 और tan 60 का मान होगा हमारा √3। ओके, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। यहां से हम c की वैल्यू निकालें तो c की वैल्यू बनेगी हमारी √3a/2 और ये इसके नीचे आ जाएगा तो 1/log 2 प्लस √3। ये आ गया हमारे पास में c की वैल्यू। इस c की वैल्यू हम यहाँ पुटअप करें तो हमारे पास में इसको दे दें हम इक्वेशन नंबर, किसी को नहीं दिया हमने तो इसे हम फर्स्ट दे दें, इसे हम सेकंड दे दें और इसे हम थर्ड दें। तो यहां से हमारे पास ये जो 2s बना, 2s का मान होगा हमारा 2√3 और c का मान ये है √3/2 इंटू a
और 1 में log 2 प्लस √3, और इसे हम सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 3a log 2 प्लस √3। अब ये तो आ गया हमारे पास में यहां से यहां तक की जंजीर का मान, और यहां से यहां तक की जंजीर का मान ये रहा। अब टोटल जंजीर की जो लंबाई होगी हमारी, टोटल जंजीर की जो लंबाई होगी वो लंबाई होगी हमारी, तो जंजीर की कुल लंबाई, ओके, इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो यहां से यहां तक की लंबाई, और ये है हमारे पास में 4/3 पाई a प्लस यहां से यहां तक 2s, और 2s का मान है हमारे पास में 3a log 2 प्लस √3। अब यहां दोनों में से हम एक कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो कि हमसे पूछी गई थी। तो ये थी हमारी इस जंजीर की टोटल लंबाई, कितनी, a इंटू 4/3 पाई प्लस 3 log 2 प्लस √3। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी 19 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, एक भारी एक समान जंजीर, ओके, एक जंजीर है जो भारी है, एक समान है, ए बी गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है, जिसका एक सिरा ए स्थिर है तथा दूसरा सिरा बी एक हल्की डोरी बीसी द्वारा बंधा हुआ है, जहां ए के समान स्तर सी बिंदु स्थित है। तो जितना ए ऊंचाई पर है उसी ऊंचाई पर सी है। क्या है क्वेश्चन, एक भारी एक समान जंजीर है, तो ये हमारे पास एक जंजीर है ए, ये इसका सिरा बी, और ये बी सिरा है, इसकी जो हाइट है ये हमारे पास में, इसकी हाइट है हमारे पास, ये ए है, ये हमारा बी सिरा है, और इसकी समान हाइट के ऊपर यहां हमारे पास में एक पॉइंट है सी, इस बी को इस सी से मिला बांधा हुआ है। ओके, तो ये हमारे पास में बीसी तो क्या है, ये एक डोरी है, और ये जो ए बी है ये हमारी जंजीर है। ओके, इतना हमें दिया हुआ है कि ए बी एक भारी जंजीर है, जो ए तो स्थिर है और बी सिरा स्थिर नहीं है। तो ऐसे यदि इसको हम छोड़ देंगे तो ये सीधा लटका हुआ रहेगा, कैटेनरी नहीं बनाएगा। कैटेनरी बनाने के लिए इसके बी सिरे को एक डोरी से बांध दिया गया, जो कि डोरी का एक सिरा तो बी पर है, दूसरा सिरा कहाँ है, सी पर है। तो डोरी कैसी होगी, यहां से यहां तक तो एक कर्व होगा, और यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, ये हमें दिया हुआ है। जंजीर तथा डोरी की लंबाइयां इस प्रकार है कि जंजीर और डोरी की लंबाइयां इस प्रकार है, जिससे जंजीर के सिरे ए तथा बी क्षैतिज से 60 और 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, तो हमें क्या किया, एक हमने क्षैतिज लिया, इस क्षैतिज से हमने ए सिरे के ऊपर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ की, और एक हमने इस बी सिरे से ड्रॉ की। तो ये जो बी सिरा है हमारा, ये बी सिरा से जो हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे वो हमारी इस लाइन के पैरेलल होगी, लाइन के संपाती होगी। इस लाइन के ऊपर हमारी लाइंस होगी, इसकी स्पर्श रेखा। और ये हमें दिया हुआ है कि ये जो एंगल्स हैं हमारे पास में, तो ये एंगल्स हमारे कुछ इस प्रकार से होंगे। ओके, ये हमारे पास एक स्पर्श रेखा हो गई। तो ये एंगल हमें दिया हुआ है, ये जो ए है, ये ए तो जो एंगल बना रहा है वो एंगल है हमारे पास में ए 60 का एंगल बना रहा है, तो ये है हमारे पास में 60 का। और ये जो बी है ये हमारा 30 का एंगल बना रहा है, 30 का। ओके, तो ये कहाँ एंगल बन रहे हैं, ये डायग्राम्स है। तो यहाँ कहीं भी पॉइंट हो सकते हैं हमारे, ये पॉइंट यहाँ हो, ये
स्पर्श रेखा यहाँ बन जाए तो ये अलग बात है कि ये भी हमारा 90 हो। हमें केवल एक आइडिया ले रहे हैं कि इनसे हमने स्पर्श रेखा ड्रॉ की, वो एंगल्स क्या बना रहे हैं, ताकि हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। अब हमने मान लिया कि इस जो कैटेनरी है, इस कैटेनरी का निम्नतम बिंदु ये है। अब यहाँ देखो C हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, निम्नतम बिंदु को हम C लेते हैं, इसके शीर्ष को। तो यहाँ C पहले से ही है, तो हमने क्या लिया, C डैश ले लिया। ओके, क्या लिया, C डैश। और ये C डैश, ये देखो कैटेनरी है B A, भारी एक समान है। तो यहां से यहां तक की जो कर्व है C डैश से B, इसको हमने S1 बोल दिया, और A से C डैश को हमने S2 बोल दिया। अब हमें इस BC का मान चाहिए, तो हमने क्या किया, BC का मान निकालने के लिए हमने इस B से एक परपेंडिकुलर डाल दिया 90 का। अब ये जो A है, A का मान हमने इस क्षैतिज से, A का मान हमने इस क्षैतिज से y1 ले लिया, और इस B का जो क्षैतिज से मान है वो हमने y2 ले लिया। तो यहां से और यहां तक की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, इस टोटल लंबाई में से इतनी लंबाई हम माइनस कर दें तो y1 माइनस y2। ओके, ये हमारे पास यहां से यहां तक की लंबाई आ जाएगी, और इसे हमने एक अनोदर पॉइंट दे दिया, इसे दे दिया हमने D। तो ये हमारे पास में कैटेनरी बनी। अब हमारे पास में S1 है, S1 यहां से यहां तक का एंगल हमारे पास है, S2 है, यहां से यहां तक का एंगल हमारे पास है। तो हम S इक्वल्स टू C tan साई वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। S इक्वल्स टू C tan साई से बिंदु A पर S हमारा S2 है, C हमारा C ही रहेगा, और A पे जो एंगल बना वो कितना है, 60 का है। तो C tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान होता है √3C। ओके, √3C। S2 का मान आ गया। अब बिंदु B पर S1 कितना है, एंगल हमारा 30 का एंगल है। तो C tan 30 डिग्री, ये बनेगा C/√3। और यहाँ जो ये जंजीर है, हमें क्या दी हुई है, जंजीर दी हुई है। तो जंजीर की लंबाई S1 प्लस S2 होगी। दोनों में C है, कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1/√3। इसे लिख सकते हैं हम √3 3 और 1 4, तो 4C√3। ये आ गया हमारे पास इस जंजीर की टोटल लंबाई। अब हमें करना क्या है, हमें इस डोरी की लंबाई भी चाहिए। और डोरी की लंबाई क्या होगी, डोरी की लंबाई देखो, हमारे पास ये एंगल है हमारे पास। यदि हम इसका मान निकाल लें, ये देखो यहाँ ये 30 का, ये 90 का बनेगा। इस एंगल में ये 30, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा, ये 90, ये 30, तो ये 60 होगा। तो ये एंगल भी कितना होगा, शीर्षाभिमुख कोण से 60 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल भी आ गया। यदि हम इसका मान निकाल लें तो इसका मान हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से। तो हमने क्या किया, इसका मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, y1 और y2 चाहिए। और y का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, y इक्वल्स टू C sec साई। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल्स टू C sec साई से बिंदु A पर क्या है हमारा, y1 इक्वल्स टू C, और C सेक 60 का मान क्या होगा हमारा 2। तो ये बन जाएगा 2C, और B के ऊपर कितना बनेगा हमारा y2 बनेगा C sec B के ऊपर है हमारा 30।
और sec 30 बनेगा हमारा cos 30 का अपोजिट, तो ये बन जाएगा हमारा cos 30 बनेगा √3/2, तो ये बनेगा 2√3c। अब हमारे पास में क्या चाहिए, हमें y1 माइनस y2 का मान चाहिए, तो y1 माइनस y2 का मान होगा 2c कॉमन है, यहां से 1, यहां से 1/√3, तो ये वैल्यू बनेगी 2c√3, यहां √3 माइनस 1। ओके, तो हमारे पास में इसका मान भी आ गया, इसका मान क्या आया हमारा 2c/√3 इंटू √3 माइनस 1। अब ये देखो, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है, तो ये हमारा आधार होगा। अब यहां हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास में इसका मान चाहिए, किसका, BC का, और BC क्या है हमारा कर्ण, कर्ण हो गया। और कर्ण और आधार में रिलेशन कौन देगा, हमारा लाल बटा कक्का से हम इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो हमारे पास कर्ण और आधार में कौन आएगा, सेक, तो सेक 60 का मान। तो यहां से ये जो BC है, BC का मान क्या आ जाएगा हमारा, इसका बेस क्या है हमारे पास में 2c√3 इंटू √3 माइनस 1, और ये सेक 60 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 2, तो ये 2 और मल्टीपल आ जाएगा। तो यहां से जो डोरी की लंबाई होगी, डोरी की लंबाई वो क्या बनी हमारी 4c√3 माइनस 1। अब हमें क्या पूछा है इसने, सिद्ध कीजिए कि डोरी तथा जंजीर की लंबाइयों का अनुपात। तो अब हमने क्या किया, डोरी की अनुपात, डोरी की लंबाई में हमने जंजीर की लंबाई का डिवाइड किया, तो डोरी की लंबाई है 4c√3 माइनस 1 अपॉन में, और जंजीर की लंबाई है, जंजीर की लंबाई हमारे पास में ये रही 4c अपॉन में √3, 4c√3 से 4c√3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आएगा √3 माइनस 1 अपॉन में 1। और यही हमसे अनुपात पूछा है कि इसका ये रेशियो होना चाहिए। तो ये था हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 19 में पूछा गया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन शेखावटी यूनिवर्सिटी 19 में पूछा गया है, एल लंबाई का एक टेलीग्राफ तार, ओके, कोई टेलीग्राफ तार है, और टेलीग्राफ तार हम देखते हैं कि ये काफी ऊंचाई पर होते हैं, और इनके बीच जो हम तार बांधते हैं उनमें जो झोल होता है वो नगण्य होता है, ज्यादातर ये खींचे हुए होते हैं, बट फिर भी इनमें झोल होता है, तो वो झोल नाममात्र का होता है। तो इसलिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले इनकी हम पहचान करेंगे कि इनका जो प्रूव करवाएगा वो हमें एक लगभग वैल्यू प्रूव करवाएगा, जिसे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कहते हैं। तो ये एक टेलीग्राफ तार है, समान ऊंचाई के ए दूरी के दो खंभों के मध्य लटका हुआ है। क्या कह रहा है, एल लंबाई का, एल कोई तार जो उस खंभे के ऊपर हम लटका रहे हैं, उस तार की लंबाई हमें एल दी हुई है, और जो खंभे हैं पोल, उनकी ऊंचाई समान है, उनकी ऊंचाई हमें नहीं दी हुई, ऊंचाई ये कहा है कि ऊंचाई समान है, और उन पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दी हुई है, ए डिस्टेंस है, जिसका झोल बी है। ओके, हमें झोल दे रखा है, बी झोल दे रखा है। अब झोल हमारे पास में, तो इस टाइप का हम एक डायग्राम बनाए, तो ये जो डायग्राम बनते हैं ये हमारी इस टाइप की कैटेगरी होती है, जिसका झोल तो होता है कम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी ज्यादा। अब ये हमने इसका झोल है, इसको हमने सी पॉइंट दे दिया, ये हमने मिलाया, ये ड्रॉ किया, ये हमारे पास में एक क्षैतिज आ गया। ओके, ये हमारे पास में सी पॉइंट है, ये हम जानते हैं कि यहां से यहां तक की जो ऊंचाई होती है वो हम स्मॉल सी लेते हैं, और यहां से यहां तक जब झोल है वो हमें दिया हुआ है बी। ओके, समान ऊंचाई है, तो आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो।
तो ये जो a है, इस a की ऊंचाई हमने क्या मान ली, यहाँ पे इसकी ऊंचाई हमने मान ली y। ओके, a की ऊंचाई हमने क्या मान ली, y। तो y किसके बराबर होगा, y बराबर होगा c प्लस b के, c प्लस b के। अब यहां हम इसके एंगल नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हम एंगल नहीं निकाल पा रहे। जिनमें एंगल निकालते हैं वो होती है पोलर इक्वेशन, और जिनमें हम एंगल नहीं निकालते तो वो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो इक्वेशन यूज में लेते हैं वो होती है कार्टेशियन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। और यहाँ हमारे पास में इनकी जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है, एक तो ये दिया हुआ है हमें कि ये जो तार है इसकी लंबाई l है, इसका मतलब यहां से यहां तक l/2 होगा, और यहां से यहां तक l/2 होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो पोल्स है इनके बीच की डिस्टेंस हमें a दी हुई है, इसका मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो a/2 होगी। इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इनके कार्टेशियन फॉर्मूले। तो जो फॉर्मूले हमें काम में आने वाले हैं वो कार्टेशियन फॉर्मूले हैं। फर्स्ट तो है इनमें y इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक, यहाँ c और आ जाएगा, तो c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में c। एक तो ये फॉर्मूला है हमारा, बॉक्स में पैक है, याद रखना है। और सेकंड होगा हमारा यहाँ s है, तो s के लिए बनेगा c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c। ये आ गया हमारा s का, और ये भी हमारा बॉक्स में पैक है, तो इसे भी हमें याद रखना है। तो y का और s के ये दो फॉर्मूले आ गए, कार्टेशियन में होते हैं। अब यहाँ हम इनके एक्सपेंशन करते हैं, तो विस्तार करते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक के फॉर्मूले याद होंगे, नहीं याद तो जैसे साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के करते हैं वैसे ही हम, जैसे साइन और कोस के होते हैं वैसे ही होंगे। जहां माइनस है वहां हमारी टर्म्स क्या हो जाती है, पॉजिटिव टर्म्स हो जाती है। तो यहां हम बात करें, पहले हम इस y वाले फॉर्मूले की बात करें, तो बिंदु a पर y का मान क्या है हमारा, c प्लस b इक्वल्स टू, यहां c है, ये कोस हाइपरबोलिक, x का मान क्या है, x का मान ये होता है हमारा a/2, तो ये बन जाएगा a/2c। ओके, इसका हम एक्सपेंशन करें तो ये बना हमारा c प्लस b इक्वल्स टू c, ये बनेगा 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन में 4c स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल प्लस n सो। ये इसका एक्सपेंशन होगा। हम 2 टर्म्स तक एक्सपेंशन करते हैं मोस्टली इन क्वेश्चन में, तो इसका जो लगभग मान हमें लेना है वो केवल हम 2 टर्म्स तक लेंगे। तो ये बनेगा c प्लस b इक्वल्स टू, c को मल्टीपल करेंगे तो c, इसको आगे मल्टीपल करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर बाई 8c, यहां लिख देंगे हम लगभग। ओके, अप्रोक्सीमेट। अब c से c कैंसिल हो गया, यहां से c का मान आ जाएगा हमारा, c का मान आएगा हमारा, ये b इसके नीचे चला जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन में 8b। यहां से हमने c का मान निकाल लिया और इसे दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा फॉर्मूला हम ये लें, तो ये हमने a बिंदु के लिए लिया, तो a के लिए इस बार हमने s का फॉर्मूला लगाया। s क्या है, यहां से यहां तक के कर्व की लंबाई, और ये है हमारे पास l/2 इक्वल्स टू, ये हमारा c है, और साइन हाइपरबोलिक x का मान यहाँ भी हमारे पास में a/2 है, तो ये बनेगा a/2c। ओके, ये बन गया हमारे पास। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये बनेगा c इंटू 1 प्लस साइन में क्या आएगा, x क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3, तो ये बनेगा a क्यूब 8c क्यूब इंटू 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस एन सॉन। यहां भी हम अप्रोक्सीमेट लेंगे तो केवल 2 ही टर्म्स लेंगे, तो ये बना हमारे पास में l/2
L/2 इक्वल्स टू, यहाँ फॉर्मूला होता है हमारा 1 की वैल्यू x अपॉन में, तो ये बनेगा x प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। तो ये बन गया हमारा L/2। यहाँ हम इस c को अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा, a/2 यहाँ प्लस इसको और आगे मल्टीपल करेंगे तो बनेगा a³ अपॉन में 8 को 6 से करेंगे तो 48 c स्क्वायर, यहां भी हम लिख देंगे लगभग। अब यहां हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। हमें l माइनस a का मान पूछा है। क्या पूछा है हमें? l माइनस a का मान। तो हमने इसको इधर लिया तो ये वैल्यू बनी हमारे पास में l माइनस a। देखो 2 आएगा, 2 को हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास वैल्यू बची a³। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 24 c स्क्वायर। ओके, और यहां से हमने c का जो मान निकाला है वो मान हम यहां रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी a³ अपॉन में 24। इस c स्क्वायर का मान होगा a की पावर 4, a की पावर 4 ये ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 64b स्क्वायर, 64b स्क्वायर। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 8/3 है तो ये हमारा 3 है, तो यहां हम 8 से इसको कैंसिल कर देंगे, 8 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा a³ और ये एक a बचा, 8 से हम कैंसिल करेंगे तो 8/3 यहाँ b स्क्वायर बचेगा और यहाँ एक a हमारे पास में बच रहा है। ओके, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। हमें प्रूव करना है 8/3 b स्क्वायर अपॉन में a। तो ये हमारे पास में किसका मान है? l माइनस a का। और ये कैसे है? हमारे पास में अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो ये वैल्यू आ गई हमारी लगभग में। तो लगभग में हमारे पास जो वैल्यू आई l माइनस a की वो कितनी आ गई हमारी? 8/3 b स्क्वायर अपॉन में a। तो ये ही हमें प्रूव करना था। तो इस टाइप के जो है वहां हम इसके कार्टेशियन फॉर्मूले लेते हैं और जहां हम एंगल निकाल सकते हैं वहां हम इनके पोलर फॉर्मूले लेते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट थे, उनको हमने लेक्चर्स के अंदर जिस जहां जहां उसका यूज था वहां वहां हमने लिखा और उन्हें हमने बॉक्स में पे करके अलग से कर दिया ताकि इनको इजीली याद रख सकें। अब इतना टाइम था नहीं कि हर टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करते, एग्जाम आपकी नेक्स्ट मंथ से है तो इसके लिए हमने एक सीरीज है उस सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब कल से जो सीरीज है वो हमारी डायनामिक्स की तो आज कंप्लीट हो जाएगी, कल से हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कल हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए भी आप अच्छे से तैयारी कीजिए और नेक्स्ट मंथ में आपकी एग्जाम है तो एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।